Welcome everybody. I'm your host Harsh Rathi and today I'm going to teach pronoun. Pronoun को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम. The session is going to be bilingual. First in English, then followed by Hindi. A pronoun is a word used in place of a noun. A pronoun replaces a noun. प्रोनाउन जो है संज्ञा को रिप्लेस करने में काम आती है. सर्वनाम को जो है सर्वनाम नाम को रिप्लेस कर रही है वो, इसीलिए सर्वनाम कहते हैं. नाउ व्हाई डू वी नीड प्रोनाउन? प्रोनाउन की जरूरत क्या है? ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ सर्टेन नेम्स. फॉर एग्जांपल, Prime Minister Modi ji went to Indonesia. Prime Minister Modi ji planted a mangrove tree there. Prime Minister Modi ji gave an excellent speech there. Prime Minister Modi ji asked the G20 leaders to host the next summit in India in the next December. So when I say Prime Minister Modi again and again in every single sentence, it is not considered polite or right. So therefore we use he, she, it pronoun words to avoid repetition of such names, and इसीलिए हम जो है उसका यूज करते हैं. एंड जैसे अब मैं नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन आई से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वेंट टू इंडोनेशिया, ही इज एन एक्सीलेंट स्पीकर एंड ही प्लांटेड मैंगो ट्रीज देयर. नाउ दिस साउंड्स गुड बिकॉज आई एम यूजिंग द वर्ड ही टू रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, सर्वनाम का हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि किसी का नाम जो है हमें बार बार ना बोलना पड़े. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ठीक है अमेरिका के प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बात करते हैं, तो बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, वो प्रेसिडेंट वो उसके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. सॉरी स्लिप ऑफ टंग. ठीक, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे एंड वो जो है अब जो वर्ड वो है वो सर्वनाम है, जिससे कि हमारा जो है नाउन का रिपीटिशन अवॉइड होता है. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वॉज ए फ्रीडम फाइटर. ही लेड द डांडी मार्च फ्रॉम 12th March 1930 to 6 April 1930. महात्मा गांधी वॉज ए फ्रीडम फाइटर, वो जो है एक फ्रीडम फाइटर थे. और यहाँ पर जो ही शब्द यूज हुआ है, अगर मैं लिखूं दोबारा महात्मा गांधी लिख दूं तो डेट वुड बी रिडंडेंट, वो फालतू होगा, जरूरत नहीं होगी उसकी, इसीलिए ही का यूज करा है. और ही यहाँ पर किस में है? ही जो है एक थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम किसी और को रेफर कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तुम, और थर्ड पर्सन कोई और जिसके बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं. ही जो है थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. सिंगुलर नंबर है, एक ही है. महात्मा गांधी जी एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं हम. मैस्कुलिन जेंडर है, महात्मा गांधी जो है उनका सेक्स जो है मेल है. एंड नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन की बात कर रहे हैं. नॉमिनेटिव केस मतलब जो कि सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है महात्मा गांधी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ही का यूज हुआ है. और सब्जेक्ट इसका नॉमिनेटिव केस ही होगा. नेक्स्ट एग्जांपल, मैरी कॉम इज एन इंडियन बॉक्सर. शी इज ए रिजिलियंट मदर. हियर अगेन मैरी कॉम इज ए नाउन एंड वी आर यूजिंग द प्रोनाउन शी इन टू रिप्लेस द नेम ऑफ मैरी कॉम. मैरी कॉम के नाम को रिप्लेस करने के लिए हम शी प्रोनाउन सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. नाउ इट इज ऑल्सो इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बट फेमिनिन जेंडर एंड इन नॉमिनेटिव केस, एग्जैक्टली लाइक द अबव एग्जांपल. द नेक्स्ट इज द मैग्निफिसेंट टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. इट इज ए feline. Here the word tiger is a noun and it is a pronoun. It is being used to replace the word noun. यहाँ पर जो है टाइगर जो है एक नाउन है और इट सर्वनाम है. इसके नाम की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम इट का यूज कर रहे हैं, और वो एक फीलाइन है. व्हाट इज अ फीलाइन? ऑल every creature that belongs to the cat family like leopard, jaguar, tiger, lion, even a house cat. These are all felines. उन सबको felines बोलते हैं. We have learned about the pronoun and what is pronoun. Now we'll move on to kinds of pronouns. सर्वनाम के भेद. There are 11 kinds of pronoun. The number, and I'm going to discuss these one by one. And later, this is just an introduction. Later, I'll give a detailed version of every single one of them. So first one is personal pronouns. पुरुषवाचक सर्वनाम. They are personal as the word itself says, personal in the nature. First person, second person, third person
आई, मी, यू, अस, यू, हिम, शी, इट, दे, देम, दे आर पर्सनल इन द नेचर। ये जो है नेचर में पर्सनल है, नाम से ही पता चल रहा है, मैं, आप, तुम, ये सब इसके अंदर आते हैं। द नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। पोजेसिव और अधिकार उसी से पता चल रहा है जिससे कि हमारा किसी चीज पे पोजेशन, ओनरशिप पता चले कि ये हमारी है। उसके लिए हम माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स का यूज करते हैं। थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस विच डेमोन्स्ट्रेट, और जो संकेत देते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड द सेम आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, one that are used in distributive manner, each, either, neither. Reciprocal pronouns, each other, one another, जो कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि आपस में वो बताएं कि हम आपस, we like each other, तो I will explain later. Reflexive pronoun, निजवाचक सर्वनाम, one that is used for reflective manners, myself, ourself, yourself. And again I'm gonna say it, these points are just an introduction. जो है पॉइंट सिर्फ जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए कि 11 तरीके के सर्वनाम होते हैं। बाद में आई विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल वन ऑफ देम इन डिटेल से समझाएंगे। सेवंथ काइंड ऑफ प्रोनाउन इज एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, दबाव सूचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है जिनसे कि दबाव पड़े, myself, ourself, yourself, yourself, himself, herself, itself, themself and oneself. These pronouns are used to show दबाव और emphasize करने के काम आते हैं ये वाले pronoun. Then what is the difference between reflexive, the sixth one, and this is? Because both have the same pronouns. The difference is the reflective pronoun is used to reflect and this pronoun used for emphasizing. सब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कर्ता पे दबाव जोर डालने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका यूज होता है। वो अभी हम आगे फिर डिटेल में पूरे को समझेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनका निश्चय ना हो, जिसका पता ना हो कि भाई कोई भी हो सकता है। एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ऑल ऑफ दीज आर इनडेफिनेट प्रोनाउन। समवन, कोई, पता नहीं है ना, निश्चित नहीं है, पता नहीं है कौन है, इसीलिए दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, जिनसे कि जिस सर्वनाम से हमें किसी से उसका रिलेशन पता चले कि भाई क्या है वो, हु, हुम, हुज एंड दैट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, द वन प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाए, हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। The last kind of pronoun is exclamatory pronouns, विस्मयादि बोधक सर्वनाम, and it has only one what, which is used to show a sense of surprise. आश्चर्य जब आपको हो तो हम exclamatory sentence pronoun का यूज करते हैं। Now I'll explain every single one of point in detail, and you will not have even one single doubt about any one of them. First kind of pronoun is personal pronouns. I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them. Now I will show you how to use these pronouns. इन जो ये pronouns है I, me, us, इनको इस्तेमाल कैसे करना है। You do not use them in an unruly manner. ऐसे नहीं कि कहीं को कुछ कहीं भी I लगा दिया, कहीं भी me लगा दिया तो वो चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। There are three persons, first person, second person and third person. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। I am the first person and you are the second person and the person that we are going to talk about, somebody else, is the third person. मैं जो हूँ उत्तम पुरुष हूँ, जो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आप जो है मध्यम पुरुष है, और जिस किसी और तीसरे पर्सन के बारे में जो हम बात करेंगे वो अन्य पुरुष हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म में अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो हम आई का यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में वी का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट के लिए प्लूरल में दे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, दिस इज फर्स्ट पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। उत्तम की बात कर रहा हूं मैं, आई एम ए टीचर। And if I talk about a lot of us in a school, then we are teachers.
I and we, singular and plural. You are a forest guard. Now I'm talking about you. मध्यम पुरुष के बारे में बात कर रहा हूं मैं. You are a forest guard. एक बंदे की बात कर रहा हूं सिंगुलर की, तो you यूज होएगा and you are forest guards. Now there is a lot of you who are watching me and what if you are all forest guards? So I will use you are forest guards. अगर you में सिंगुलर के लिए भी you ही यूज होएगा और प्लूरल के लिए भी you ही यूज होएगा मध्यम पुरुष में. She is a nun. She is a third person pronoun. She is a nun and for plural they are nuns. And this is including third person. अन्य पुरुष के अंदर अगर हम she का एग्जाम्पल ले, वह एक नन है, और अगर हम बहुत सारी नन्स है तो उनके लिए they का यूज करेंगे, they are nuns. Now in personal pronoun there is nominative and subjective case as well. When we use, what is nominative case? When we use noun or pronoun in nominative case or subjective case, or objective case is when we use a noun or pronoun as a object. नोमिनेटिव केस कौन सा होता है? जिसमें कि हम नाउन और प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जिसमें हम नाउन और प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल एंड सिंगुलर प्लूरल. फर्स्ट पर्सन में नोमिनेटिव केस में आई का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में मी का यूज करते हैं, और प्लूरल केस के अंदर वी और अस का यूज करते हैं. सेकंड पर्सन में फर्स्ट सब्जेक्ट में भी यू का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट में भी यू, प्लूरल के लिए भी यू यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए भी यू ही यूज करेंगे. थर्ड पर्सन ही शी इट, हिम हर इट एंड दे का देम हो जाएगा. ऑल ऑफ ही शी इट दे आर यूज्ड इन एज अ सब्जेक्ट नोमिनेटिव केस. हिम हर इट देम आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्टिव केस. He is for masculine gender, it denotes male sex. She is for feminine gender, denotes female sex, and it is for neuter gender, denotes non-living things. Let's see a few examples. We went to Bangla Sahib Gurdwara. We, I am first person, subjective case, therefore we are using the nominative case. And they helped us at the Gurdwara. Here again talking about the first person but objective case. यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है और यहाँ पर ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. You are a laborious farmer. Laborious means hard working, one who is working intentionally and giving his all 100%. You are a laborious farmer. Here the word you is in subjective case or nominative case, so we are using you. I love you. Here it is an object. यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और दोनों ही केसेस में यू ही यू का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. She is a fighter jet pilot. She here is nominative case, third person. The aircraft is flown by her. Her objective case is her. She is a fighter pilot and the aircraft is flown by her. यहाँ पर नोमिनेटिव केस में है और यहाँ पर एडजेक्टिव केस में. अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हर इज ए फाइटर जेट पायलट, ऑब्जेक्टिव केस में हर यूज कर दूँ तो गलत होगा, एंड द एयरक्राफ्ट इज फ्लोन बाय शी यूज कर दूँ अगर मैं यहाँ पर हर की जगह, तो वो भी गलत होगा. सो दिस वॉज पर्सनल प्रोनाउन. इन दिस सिंगल फ्रेम द एंटायर पर्सनल प्रोनाउन हैज बीन कवर्ड. इफ यू वांट टू नो मोर यू कैन search other examples as well, but this is like the gist of personal pronouns. If you know this single frame is enough to know about personal pronouns. Second kind of pronoun is possessive pronoun. अधिकार वाचक सर्वनाम विच इज यूज टू शो ओनरशिप और पोजेशन. आपका अधिकार जो है उसको शो करने के या पोजेशन शो करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, विच आर माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स. अगेन नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, possessive case. Now possessive case there are
two kinds, adjective and pronoun. Sometimes we use possessive adjective, sometimes we use possessive pronoun. Nominative case, objective case is me, possessive adjective case is my, and possessive pronoun case is mine. In the same way, she, third person singular, nominative case is she, objective case is her, adjective possessive adjective case is her, and possessive pronoun case is hers. अब एग्जांपल की मदद से देखते हैं. This is my hula hoop. दिस इज माई हुला हुप. यहाँ पर जो है माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, एंड दैट हुला हुप इज माइन यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है. एडजेक्टिव का कैसे पता चलता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज होता है. हुला हुप इज अ नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड माई जो है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है. आवर कंट्री इज ग्रेट. आवर कंट्री इज ग्रेट. यहाँ पर कंट्री नाउन है, नाउन के मीनिंग में आवर ऐड कर इसलिए एडजेक्टिव है. दिस बाइसिकल्स आर आवर्स. नाउ द वर्ड आवर्स हियर इज शोइंग पोजेसिव प्रोनाउन. हमारी पोजेशन दिखा रहा है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है. इन दोनों को कंफ्यूजन नहीं करना है कि आवर्स कंट्री इज ग्रेट, यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते हैं. दिस इज योर जेवलिन. योर, you, your, yours. Possessive adjective we use your, and possessive pronoun we use yours. This is your javelin. The word here is used before the word javelin, so this is adjective. This javelin is yours. Here the word is not used before any noun or pronoun, because it itself is a pronoun. यहाँ पर ये नाउन से पहले यूज हो रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये जो खुद जो है प्रोनाउन है, तो ये किसी के आगे पीछे क्या यूज होगा? राम प्यारी सेड आई कैन प्ले विद हर बेसबॉल बैट बट आई डोंट नो विच वन इज हर बैट. राम प्यारी ने कहा कि मैं उसके बेसबॉल बैट से खेल सकता हूं, बट मुझे नहीं पता कि उसका बैट कौन सा है. तो हर बैट जो है यहाँ पर, हर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. And the same goes in the next. Ram Pyari said, I can play with her bat, but I don't know which one is hers. Here the word hers means possessive pronoun. यहाँ पर जो है प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, इसीलिए इसमें बस ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा यूज होएगा और पोजेसिव प्रोनाउन में कौन सा यूज होएगा. दिस इज वेरी सिंपल, और ये इसका तरीका है कि जब भी आप पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करो तो माई को यूज करोगे, और पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज करो तो माइन को. इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते. यहाँ पर आवर कंट्री इज ग्रेट है, यहाँ पे आवर्स कंट्री इज ग्रेट नहीं कर सकते. दैट वुड बी रॉन्ग. वी कैन नॉट यूज adjective in place of a pronoun or pronoun in place of adjective. Third kind of pronoun is demonstrative pronouns. संकेतवाचक सर्वनाम जो कि point out and demonstrate करने के काम आते हैं. This, that, these, those. So these are pointing out or demonstrating adjectives. संकेत प्रदर्शित करने के काम आते हैं. यह है, वह यहाँ पड़ी है, वहाँ पड़ी है, कोई भी चीज, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns प्रयोग नाउन के लिए होता है, नाउन के पहले नहीं होता है. These are not used before a noun. And demonstrative adjectives are used before a noun. When we use this, that, these are not just pronouns. They are also adjectives, demonstrative adjectives. But we have to know the difference. For example, this and these. Whenever something is nearby you use the word this and these when there are many numbers. For example, this marker, and if there are a lot of markers then I would use these markers which is near you. समीप की एक से एक पर्सन और थिंग के लिए दिस का यूज होता है, और समीप की एक से अधिक के लिए these यूज होता है. प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब और या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रियली वियर्ड लुकिंग जैक फ्रूट. जैक फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं कटहल. दिस हियर इज अ प्रोनाउन, एंड दिस इज के बाद वर्ब यूज हो रही है. ए जैक फ्रूट इज लाइंग नियर बाय मी, एंड आई से दिस इज अ रियली वियर्ड शेप्ड जैक फ्रूट. दीज आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट.
समीप की एक से अधिक जो चीजें हैं उनके लिए दीज यूज करते हैं। यह जो है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो यहाँ पर रखे हैं इतने सारे। In the same way, this and these is also used as an demonstrative adjectives. Give this award to Sunil Chhetri. This के बाद noun का use हो रहा है, तो noun में जो भी add करता है meaning वो क्या होता है? Adjective होता है। So give this award to Sunil Chhetri. This here is working as an adjective. These potholes were repaired by MCD. Here the word these is used as an adjective, not as a pronoun, because this is a noun. This award is a noun, and here we are using verbs. An adjective adds meaning to a noun, not a pronoun. So let's move on to those, these, those, that and those, such and the same. That and those दूर की एक पर्सन और थिंग के लिए that का यूज करते हैं, दूर की एक से अधिक के लिए those का यूज करते हैं। For something that is far, this and these is used for when something is near. That and those is used when something is away from you, farther, is far away. Those were your hula hoops. A person is standing there and I'm asking him that are those your hula hoops, or no, I'm stating those are your hula hoops lying there, but they are away. That is a poisonous snake. I was in the jungle and I saw a snake, and then I say that is a poisonous snake. So that a poisonous snake is only one snake. So this is in singular form. When you use those, it is in plural form for more than one. दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, और जब मोर देन वन होता है प्लूरल के लिए, जब कोई भी चीज दूर होती है उसके लिए। और यहाँ पर इस पे दोज एंड दैट का एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, और इसमें दैट एंड दोज इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। दैट स्टूडेंट इज यूनिक, दोज आर्चरी एरोज आर योर्स। हियर दोज आर्चरी एरोज आर नाउन एंड दोज इज a demonstrative adjective, and student is a noun and that is an adjective. Here those and that are pronoun. Such, ऐसा, such is your mistake that nobody can forgive you. ऐसी तुम्हारी गलती तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता। Such here is used as an pronoun. Such plus verb, helping verb. Such men are dangerous. Here the word such is used as an adjective. So such were his words. Here it such is used, उसके ऐसे शब्द थे। यहाँ पर such as a pronoun यूज हो रहा है, and nobody can forgive you for such a mistake. Such a mistake is a noun, and here such is an adjective. The next one is the same. वही, I would do the same if I had the choice. मैं वही करूँगा अगर मेरे पास भी choice होती। तो यहाँ पे the same जो है as an pronoun यूज हो रहा है। We both went to the same school. School is a noun and the same here is an adjective. That is the difference that you should know. You should not confuse between the same when it is used as a pronoun or used as an adjective. He is the same as he ever was. वो वैसा ही है जैसा पहले हमेशा से था। Here it is again used as a pronoun, and he is the same man that I saw an hour ago. वह वही आदमी जिसे मैंने 1 घंटे पहले देखा था। तो द सेम मैन, मैन इज अ नाउन, सो द सेम इज एडिंग मीनिंग टू इट, देयरफॉर इट इज एन एडजेक्टिव. ऑल ऑफ दीज आर एडजेक्टिव. नाउन इज, स्कूल इज अ नाउन, मैन इज नाउन, सो सच इज एन एडजेक्टिव. Here all of these are pronoun. So this was demonstrative pronouns. Now we'll move on to the next one. Fourth kind of pronoun is distributive pronouns. व्यष्टिवाचक सर्वनाम. It considers members of a group separately rather than collectively. As the word itself says, distributive, that means that something is going to disperse, or we're going to talk about singling out something in a group.
It considers member of a group separately rather than collectively. There will be a group, but we will talk about a members of it separately. दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करता है. इसके अंदर क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक को सेपरेटली जो है सूचित करेगा, अलग करेगा. ऑलवेज सिंगुलर. Here the singular means that it will always have singular verb, helping verb or main verb. The verb will always be singular. जो verb इसके अंदर इस्तेमाल होगी वो हमेशा singular ही रहेगी. और इसके अंदर जो distributive pronoun के अंदर जो आते हैं वो कौन कौन से हैं? Each, either and neither. These three are distributive pronouns. Now we have to look at it with an example. And just not to get confused, these are also used as an adjectives and also used as pronouns. So I have given different examples to classify them, ताकि आपको confusion ना हो. ये जो each, either and neither है, इनका as adjective भी यूज होता है और pronoun भी यूज होता है. हालांकि इनको adjective में हम अलग से पढ़ेंगे, but confusion ना हो इसीलिए अभी मैंने दोनों के example अलग अलग लिख दिए हैं. Each of the girls has attended this self defense class. Each क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. गर्ल्स का ग्रुप है एक, उसमें से सेपरेटली बात कर रहा है हर एक लड़की की जिसने सेल्फ डिफेंस क्लास अटेंड करी है. और ईच ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द का जब भी फॉर्मेट होगा इसका मतलब ये प्रोनाउन है. और यहां पर ईच गर्ल हैज अटेंडेड द सेल्फ डिफेंस क्लास. हियर द गर्ल is a noun and each is adding meaning to that noun, therefore this is an adjective, distributive adjective, not a distributive pronoun. Either of the Hooghly river streams leads to the Howrah bridge. Hooghly river is in West Bengal, Kolkata, and there are two streams that are leading to the Hooghly river, right? So if we talk about either, उनमें से कोई सी भी एक की बात अगर करेंगे तो दोनों ही जाके हावड़ा ब्रिज पर जाकर मिलती है. Either Hooghly river stream leads to the Howrah bridge. Now the last one is neither of the boys is guilty of blasphemy. The word blasphemy means showing disrespect to any religion or using false word to represent a religion or bringing like harm or feeling of shame to the people who are following a certain religion. Neither of the boys is guilty of blasphemy. Boys is a group, and when we say neither, we are saying separately telling that neither, that not even single one of the boys is guilty of such blasphemy. Neither boy is guilty of blasphemy. Here the word boy is a noun, therefore this is an adjective because it is adding meaning to that noun. The second point is दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करता है. यहाँ पर each of the गर्ल्स दो से अधिक है और उनमें से एक को, ये जो है हर एक को अलग से सूचित कर रहा है कि उनमें से हर एक लड़की ने सेल्फ डिफेंस की क्लास अटेंड करी है. ऑलवेज सिंगुलर, हर एक में सिंगुलर जो है सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है. हैज, लीड्स, इज, हैज, ये जितनी भी है, इज जितनी भी वर्ब है वो सिंगुलर यूज हो रही है क्योंकि इसमें हम जो है कलेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेटली एक को अलग से सूचित कर रहे हैं, इसीलिए सिंगुलर का यूज होता है. सो दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. The previous one was demonstrative pronoun. The difference between those is that demonstrative is used to point out and this is used to consider members of a group separately. एक को अलग सूचित करने के लिए काम आता है ये distributive pronoun. Now we'll move on to the next one. The next kind of pronoun is reciprocal pronoun. पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम. The word itself say reciprocal, that means something is being reciprocated. You and me and each other, one another. These are the only two reciprocal pronouns because here we are talking about two people who are reciprocating a relationship.
it express reciprocal relationship. Again, when if I say that I like you and the other person like me as well, then we say we like each other. That means our relationship is reciprocated. Reciprocated means parsparik, which means that I like him and she likes me back. So therefore the relationship is being reciprocated. एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना और पारस्परिक संबंध को दिखाता है कि अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूं और वो भी मुझे वापसी पसंद करती है, दैट मीन्स वी लाइक ईच अदर, और हमारी जो रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोकल है. अगर सिर्फ मैं लाइक करता हूं और वो लाइक नहीं करती है तो फिर रेसिप्रोकल नहीं है, फिर ईच अदर नहीं आएगा. सो देयर आर ओनली टू kinds included in this, which is each other and one another. Each other is used only for two person or things. One another used for more than two. Each other और one another में सिर्फ यही फर्क है. Each other जो है दो के लिए यूज होता है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, और one another दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए. दो से अधिक होगा तो one another होगा, और दो की बात करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में तो each other होगा. For example, India and Bhutan support each other. Whenever Bhutan is in trouble, India is there to support it, and whenever India is in trouble, Bhutan is there to stand by its side. So therefore the relationship is reciprocal, पारस्परिक है, दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, और सिर्फ दो की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम each other का यूज करेंगे. They were a family who knew all they had was each other. Here the word each other states that there are only two people included in this. Now you can presume it as husband, wife, mother, son, or father, daughter, anyone, but there are only two. We are talking about only two. All South Asian countries support one another. Now there are several South Asian countries and all of them support one another. If there is an European attack or a Western attack, then all South Asian countries will come together and support one another. Now here we are talking about more than two. जब हम one another की बात करते हैं तो दो से अधिक की बात करते हैं, और जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अब एक दो तो है नहीं, बहुत सारी हैं, तो वो सब जो है एक दूसरे को मुसीबत के समय में सपोर्ट करती हैं. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, एक दूसरे के लिए ध्यान रखती है. हम अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वन अनदर का यूज हुआ है. दे वर अ फैमिली हु न्यू ऑल दे हैड वाज वन अनदर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जांपल एंड दिस, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, बट द ओनली डिफरेंस इज हियर वी हैव यूज्ड ईच अदर एंड हियर वी हैव यूज्ड वन अनदर. Here by using each other, we are presuming that there are only two people involved. For example, a mother, son, or father, daughter, or husband, wife. But when we use here one another, we are presuming that there are more members in that family. That could be grandfather and father or children, all of them, all they had was one another. So here we are talking about more than two, a big family. But when we say here, when we are referring here to a family and using each other, that means we are only talking about two people. So this was reciprocal pronoun, and I hope that our relationship is also being reciprocated, as that I like you and you like me back as well. So with that, we'll move on to the next one. The sixth and the seventh kind of pronoun is reflexive and emphasizing pronoun. Now the words are kind of telling in these as well. Reflexive, that means that reflects, and emphasizing, which emphasize. निजवाचक सर्वनाम जो कि निजी पर काम करे, और दबाववाचक सर्वनाम जो दबाव डाले, जोर डाले, emphasize करे. They refer back to a person or thing. Reflect means just as a mirror reflect your image, the reflective pronouns also refer back to the person or thing. When you're standing in front of a mirror, the image is reflected. Here the word reflexive is used because it reflects back to the person or thing that is initially talking or we are talking about. जो रिफ्लेक्सिव नाउन है वो और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है
है वो जो है रिफ्लेक्ट करने के काम आते हैं, और जो भी पर्सन या व्यक्ति बात कर रहा है उसी के वापसी उसी को दर्शाती है, और बाद में उसी की बात करती है वापसी, रिफ्लेक्ट बैक करती है। अर्थ अपने आप को, मैंने अपने आप ये अंगूर खा लिए, तो जो मैंने अपने आप की बात करी और रेफर बैक टू माई सेल्फ करा, वो जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, and they are almost identical, but the difference I'll explain in the next frame, but they can be used or understand as interchangeably. Both include the same thing: myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves and oneself. All of these are reflexive pronouns and emphasizing pronouns. इनको अब अलग से देखते हैं। जब भी सब्जेक्ट में आई हो, फर्स्ट पर्सन, व्हेनेवर देयर इज आई, वी यूज रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए माई सेल्फ। इफ देयर फर्स्ट पर्सन इज प्लूरल, वी, देयर आर मेनी ऑफ अस, देन टू रिफ्लेक्ट बैक, अपने आप की बात करने के लिए वी यूज आवर सेल्व्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पर्सन यू, एंड to reflect back you use yourself for singular purpose, and for plural purpose we use yourselves. If we are talking about the third person, that is somebody else, the first here is he, we will use himself. For she we will use herself, it, itself, they, themselves. Now I will explain all of this with the help of examples. Each morning I brush my teeth and stare at myself in the mirror. हर सुबह मैं ब्रश टीथ करता हूँ और अपने आप को मिरर में देखता हूँ। जो यहाँ पे अपना आप हो गया और रेफर बैक हो गया, तो आई के लिए जो मैंने अपने आप के लिए, आई फर्स्ट पर्सन मी, आई के लिए मैंने क्या यूज करा, माई सेल्फ। डैड एंड आई कुक द मील आवर सेल्फ। Again, one are talking about one first person, but there are two of us, so it is plural. So for plural we use ourselves. Dad and I cooked the meal ourselves. Father और मैंने खुद दोनों ने मिलके मील बनाई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष की बात हो रही है और उत्तम पुरुष के अंदर दो व्यक्ति हैं, प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए ourselves का यूज होगा। You are going to have to drive yourself to school to today. आज तुम्हें अपने आप ही स्कूल जाना होगा, अपने आप ही, जहां अपने आप ही आ जाए। Here we are talking about the second person, and for second person singular one we use yourself, so therefore we have used ourself. यहाँ पर हम जो है उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं और सेकंड पर्सन की बात करें, किसी और जिससे बात हो रही है उससे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो योरसेल्फ का यूज होगा। और जब इसका प्लूरल होगा, देयर आर मेनी ऑफ यू, देयर आर लाइक सेवरल पर्सन्स इन द सेकंड पर्सन, वी यूज योरसेल्व्स। You are too young to go to the zoo by yourself. Now there are many children and they are too young to go by themselves. So it is in second person, उत्तम पुरुष, and बहुवचन है, प्लूरल है, इसीलिए yourselves का यूज होगा, जैसे कि हमने अभी यहां पर देखा था। He wanted to impress her, so he baked a cake himself. It is rather rare for a boy to go and cook for a girl, but it's a good example. Now we are talking about the third person, not uttam, not madhyam. We are talking about the third person, अन्य, किसी और की बात कर रहे हैं हम, और क्योंकि वो मेल है इसीलिए वहां पर himself यूज होगा, masculine gender है इसीलिए himself यूज होगा। She broke her arm, so she couldn't wash herself very easily. Here we are talking about feminine gender, third person, किसी अन्य की बात हो रही है, इसीलिए we will use herself. The machine switched itself off when it has finished printing. अब यहाँ पर क्या है, निजवाचक रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि न्यूटर जेंडर है, नॉन लिविंग थिंग के लिए है, हम क्या यूज करेंगे, इटसेल्फ यूज करेंगे। एंड द मशीन स्विच्ड इटसेल्फ, मशीन अपने आप ही बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई, इसीलिए प्रिंटिंग खत्म करने के बाद। आवर चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल बाय देमसेल्फ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, देयर आर masculine, feminine and it. These are generally used for singular, but they are used for plural.
For they refers to the reflexive of they is themselves. Our children walk to school by themselves. हमारे जो बच्चे हैं वो जो है अपने आप ही स्कूल चले जाते हैं. We are talking about them. So अपने आप ही के लिए यहाँ पर themselves का यूज होगा. So this was a reflexive pronoun or emphasizing pronoun. These are basically just to give reflection that I can do it myself. अगर मुझे कहना है कि भाई मैं खुद अपने आप इस डंबल को उठा सकता हूं, तो जब अपने आप का हम बात कर रहे हैं तो हम जो है इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की यूज करते हैं. वहां पर आई वी यू का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा. जस्ट टू रेफर द रिफ्लेक्सिव वर्ड्स वी यूज दीज प्रोनाउंस. उन प्रोनाउंस का नाम है. सो दिस वाज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Now I will explain the difference between reflexive and emphasizing pronouns. Reflexive and emphasizing pronouns में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. रिफ्लेक्स जो है निजवाचक है, पर्सनल है, इन द सेंस रिफ्लेक्ट करता है, और एम्फेसाइजिंग दबाव देता है. Now we'll get to this in the next frame. Reflexive and emphasizing pronoun both include the same myself, yourself, themselves, ourselves. All they both have the same content in it, but what is the difference? Reflexive is used for reflection and emphasizing is used for to emphasize. Reflective pronouns का अर्थ होता है अपने आप को. She enjoyed herself. उसने अपने आप ही अपनी कंपनी को enjoy करा. तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है, और यहाँ पर अर्थ है स्वयं खुद आप ही. He lives in this house by herself. वो जो है खुद ही यहाँ पर रहते, स्वयं ही यहाँ पर रहती है. शी हर सेल्फ रून हर करियर. उसने स्वयं ही अपने आप ही करियर जो रून कर लिया. ठीक है, तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट कुछ सेम है, बस यूज में थोड़ा फर्क है. वो यूज का क्या फर्क है? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ये, और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है. शी इंजॉयड हर सेल्फ. द वर्ड इंजॉयड इज ए वर्ब एंड उसका ऑब्जेक्ट हर सेल्फ है. ही लिव्स इन द हाउस बाय हिमसेल्फ. हियर द वर्ड बाय इज अ प्रीपोजिशन एंड हिमसेल्फ इज द एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. जब भी वर्ब के ऑब्जेक्ट में की बात करते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. उसे है तो दोनों सेम ही, बट इस प्रोनाउन के यूज को रिफ्लेक्सिव कहते हैं और इस प्रोनाउन के यूज को एम्फेसाइजिंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दबाव डाला जाता है और इसके अंदर रिफ्लेक्शन की जनरल बात होती है. दोनों में यही डिफरेंस है. एंड इसके बाद जो है वर्ब का यूज होता है, और इसके बाद अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस ना भी याद रखो तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. शी ruined herself. उसने जो है खराब कर लिया अपने आप को ही. अपने आप को वर्ब के ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है. शी herself ruined her career. Here we are emphasizing, दबाव डाल रहे हैं कि उसने अपने आप ही, immediately after she herself, उसके immediately बाद यूज हो रहा है, इसीलिए इसको emphasizing कहेंगे. They quarreled among themselves. उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा करा, और मतलब बातचीत करके quarrel करा. They themselves asked me to do it. Here they themselves, उन्होंने खुद ही आप ही, जो यहाँ पे ही शब्द यूज हो रहा है, ये क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है. उन्होंने खुद ही मुझे आस्क करा कि मैं उनकी मदद करूं. You burnt yourself. तुमने अपने आप को जला लिया. रिफ्लेक्ट का यूज हुआ अपने आप को. I myself saw her singing at her work. मैंने आप ही जो वर्ड है यहाँ पर, स्पेशली जो आप ही में जो ये ही वर्ड है जो स्पेशली यूज हो रहा है, ये जो है एम्फेसाइज करने के काम आता है. यही डिफरेंस है बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. तो आई होप दैट दिस इज क्लियर. नाउ विल मूव ऑन टू indefinite pronouns. Eighth kind of pronoun is indefinite pronoun, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. Now again the word itself says indefinite, not known, अनिश्चय, जिसका बारे में नहीं पता. अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु, अनसर्टेन पर्सन और थिंग्स का जो बोध कराए उसे indefinite pronouns कहते हैं. अब टू
express these indefinite pronouns, there are certain words we use, and these words, these names are the indefinite pronouns, which are everybody, somebody, nobody, anybody, something, nothing, anything, all, some, few, many, none. All of these are indefinite pronouns. Now for a note that all, some, both, any, most, enough, little, one, another also used as an adjectives. A few of them also used as adjective, so do not confuse them if you also see them in adjective use. Like you will think about that the teacher told us about that these are only pronouns. These are not just pronouns. According to the context, they are also used as adjective. Context के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इनका adjective use भी संभव होता है. Everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one and anyone को हम सबसे पहले explain करेंगे. These are used for uncertain person, अनिश्चित व्यक्ति. Especially the focus is on person. Whenever there is somebody, no one, anybody, everyone, these are referring to a person. For example, everybody should love his country. हर किसी को पर्सन अपनी कंट्री से लव करना चाहिए. Somebody sent an anonymous letter, anonymous whose name is not known. A letter without an address, without the sender address, who sent it, so the letter become anonymous. Or they write the name ABCD without letting you know who sent the letter. अनजान व्यक्ति ने, किसी ने उसको लेटर भेजा. I knew nobody at the independence party. मैं इंडिपेंडेंस पार्टी पे किसी को नहीं जानता था. किसी को नहीं, किसी पर्सन को नहीं जानता था. पर्सन, तो उसके लिए nobody यूज हुआ यहाँ पर. Now further examples in the next frame. A motorbike accident could happen to anybody. किसी के साथ भी एक motorbike accident हो सकता है. Everyone is going home with a yoga mat. Every single one, हर एक व्यक्ति एक योगा मैट के साथ घर पर जा रहा है. Somebody took the last piece of cake. किसी एक व्यक्ति ने लास्ट पीस ऑफ केक खा लिया. इंडेफिनिट है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. पता नहीं किसने. प्रायर टू नीरज चोपड़ा नो वन हैज वॉन ए गोल्ड इन जेवलिन थ्रो. नो वन, किसी भी एक व्यक्ति ने जेवलिन में गोल्ड नहीं जीता इन द ओलंपिक्स प्रायर टू नीरज चोपड़ा. नो वन कैन हाइंडर योर सक्सेस ट्रैजेक्टरी इफ यू आर कमिटेड. नो वन, कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आपकी सक्सेस की जो चढ़ाव है. ट्रैजेक्टरी इज द क्लाउड व्हेन ए रॉकेट लॉन्चेस ना, एंड द क्लाउड दैट स्टेज बिहाइंड इन द फॉर्म ऑफ एन ट्रैजेक्टरी, दैट इज एन ट्रैजेक्टरी. इफ यू आर कमिटेड, नो वन कैन hinder means to stop or to prevent something from happening. Anyone can forgive an inadvertent mistake. कोई भी एक व्यक्ति किसी अनजान, inadvertent means अनजान, not intentionally, not consciously done. inadvertent mistake को कोई भी माफ कर सकता है. Now if they are like used almost same, what is the difference between everyone and everybody? everyone और everybody में क्या difference है? one और body में क्या difference है? No difference. They both can be used interchangeably. There is not a substantial difference to like call it. If I use here everybody or everyone, I cannot say that either one of is wrong, because they can be used interchangeably. But if we get to the minute details of something, that if you want to use the perfect right word to address a situation, then the difference comes. Everyone reflects to each and every person in a group. जो एक ग्रुप की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो हर एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, everyone वर्ड से पता चल रहा है वन मतलब एक, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति की. एंड everybody रेफर टू वन एंड ऑल पीपल इन अ ग्रुप. यहाँ पर ईच के साथ एवरी पर्सन था, इसमें यहाँ पर एवरीबडी में वन की बात हो रही है और उसके साथ सभी की बात हो रही है, पीपल इन अ ग्रुप. यही डिफरेंस में क्या, एक बंदे पर फोकस है, हर व्यक्ति और एक को लेकर. इसके अंदर वन है लेकिन ऑल की एज ए ग्रुप में बात हो रही है, ऑल पीपल इन अ ग्रुप. इसमें ऑल को लेकर चलते हैं और इसमें जो है एक स्पेशल, इस पे जो है फोकस एक पर रहता है. वन जो है एक बंदे पर ज्यादा फोकस रहता है, इसमें सबके ऊपर फोकस रहता है और एक पे तो रहता ही है. दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग,
एनीथिंग, दीज आर ऑल्सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जैसे कि देख कर ही पता चल रहा है, एवरीथिंग, समथिंग, थिंग, हर चीज के लिए, अनिश्चित वस्तु या अनसर्टेन थिंग के लिए यूज हो रहा है, बिकॉज थिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एवरी सिंगल वन ऑफ देम। हर किसी में ऑलरेडी थिंग इंक्लूडेड है। एवरीथिंग अबाउट द बोध गया इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। बोध गया इज अ प्लेस इन बिहार and it is related to the birthplace of Buddhism, and everything about it, हर एक चीज उसके बारे में, हर एक चीज, थिंग, वस्तु, थिंग जो है उसके बारे में ब्राइट और ब्यूटीफुल है, सुंदर और आकर्षक, चमकदार है। समथिंग इज ग्रेट अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट वन। इट इज ऑल्सो इन बिहार। समथिंग इज ग्रेट, कुछ तो ऐसी चीज है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में विच इज ग्रेट। नथिंग इज रॉन्ग अबाउट बीइंग योरसेल्फ। अपने जैसा, अपने आप को जो भी आप हो वो बनने में कुछ भी चीज गलत नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन, द पॉसिबिलिटी फॉर सक्सेस आर इनॉर्मस। कुछ भी हो सकता है और जो हमारी सक्सेस की पॉसिबिलिटीज हैं वो जो है बहुत ही ज्यादा हैं और बहुत ही बड़ी हैं। So these were also indefinite pronouns. Some and any are also indefinite pronouns. अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, and usually there is a lot of confusion around the two. That where do we use some or where do we use any, and they are almost like कुछ, थोड़ा, कुछ, they both mean the same. So where do we use some and where do we use any? सम और एनी को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। दोनों का ही मीनिंग कुछ होता है, सम होता है मतलब कुछ ही और एनी होता है, कुछ रिलेटेड होता है, बट दोनों का डिफरेंट यूज होता है। तो वो यूज को अब हम देखेंगे। सम मीन्स कुछ, कोई, थोड़ा। एक्सप्रेस, सम एक्सप्रेसेस नंबर एंड क्वांटिटी। संख्या और मात्रा को एक्सप्रेस करने के लिए हम सम का यूज करते हैं। और एनी का मतलब भी कोई और कुछ होता है। कुछ जो है सम का भी होता है और एनी का भी होता है, बट एनी एक्सप्रेसेस नंबर ओनली। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड नंबर, एंड एनी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनली नंबर। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। सम, समवन, समबडी एंड समथिंग, जिस चीज में भी सम आ गया, any of these words that has some in it will have affirmative, will be used in affirmative sentence or a positive sentence which does not have negation, जिसके अंदर नेगेटिव वर्ड नहीं यूज का, नहीं, नोट का यूज नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो है हम सम का यूज करते हैं। एंड सम, समवन, समबडी, समथिंग, these are all used in affirmative sentence. Any on the other hand is used in negative sentence. Any, anyone, anybody, anything, all of these has any included in it, so they will be used in negative sentence. For example, he has some strength left, therefore he will fight. Here we are saying that kuch, some strength, he still has some strength, so we are showing positivity and that he will fight. And if I used any in place of it, he has any strength, that means I'm giving negative connotation to it, that he does not have strength and he probably will not fight. That is the difference. I don't have any archery arrows. Here I am showing that when I say that I don't have any archery arrows, मेरे पास एक भी archery arrow नहीं है. When I say any, that means I am using it in negative sentence. If I say I have some archery arrows, that कि मेरे पास कुछ है. So that is the main difference. Some is used in affirmative positive sentence and any is used in negative sentence. Now there is also an exception to it. Some and any both are interchangeably used in affirmative interrogative sentence. Positive जो कि in question, जिस प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर हम सम और एनी दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है सेंटेंस और क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें, तो उसमें दोनों का यूज हो सकता है। Are there some kabaddi players? Are there any kabaddi players? So they are both interchangeably used and they both mean the same. The meaning is not distorted by using any of these. Now I'll explain some and any in detail in the next frame.
सम इज ऑल्सो यूज्ड एज न्यूमरल और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, संख्या और मात्रा के लिए एज ए एडजेक्टिव भी इसका यूज होता है। प्रीवियसली वी सो इट्स यूज एज अ प्रोनाउन, अभी हमने प्रोनाउन की तरह इसका यूज देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स यूज एज ए न्यूमरल और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सम बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, boy is a noun and some here is used as an adjective. So this was very simple. Now I am showing you a general rule. Whenever you want to form an example, you can use this general rule and know how to use a pronoun, adjective or adverb. जब भी आप pronoun का इस्तेमाल कर रहे हैं तो pronoun के बाद जब भी यूज होगा तो वर्ब यूज होगी। जब भी आप एग्जाम्पल बनाने चाह रहे हैं किसी भी सेंटेंस, किसी भी चीज़ का, जब भी आप एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव जो है किसको क्वालिफाई करता है, किसमें एड मीनिंग करता है, इन अ नाउन। एंड व्हेनेवर यू ट्राइंग टू फॉर्म एन एडवर्ब एड मीनिंग टू एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू फॉर्म एग्जाम्पल्स without making any mistake. Pronoun is followed by a verb, an adjective is followed by a noun, and an adverb is followed by another adjective or adverb. Now, a few words that are formed by using some. 3 pronouns which are somebody, someone, and something, and 1, 2, 3, 4, 5, 6 adverbs which are somehow, someplace, sometime, sometimes, somewhat, and somewhere. Now we'll understand this every single one of them with the use of an example. Somebody means कोई व्यक्ति. Somebody gifted me the Bhagavad Gita. Here somebody कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने, बड़ी मतलब व्यक्ति ने. Someone कोई ना कोई, someone और somebody में डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा. Someone help me please. कोई ना कोई या कोई भी मेरी आकर मदद कर दीजिए. Something कोई वस्तु. Something fell from the roof. छत से कोई वस्तु गिर गई. Somehow किसी ना किसी प्रकार से. She somehow managed to escape the prison. वह किसी ना किसी प्रकार से प्रिजन तोड़कर भाग गई. Sometime किसी समय. Some time, टाइम से पता चला टाइम किसी समय. When there is an earthquake, no. Yes, we should get together sometime. हमें जो है किसी समय जो है मिलना चाहिए. I forgot the someplace. Someplace कहीं ना कहीं. When there is an earthquake, we find someplace safe. जब भी भूकंप आता है तो हमें कहीं ना कहीं जो है सेफ जगह जो है तलाश करके वहां पर छुपना चाहिए, कहीं ना कहीं पर. Sometimes कभी कभी. Sometimes I take the bus to work. I usually go to work by my cycle, but sometimes I take the bus when I feel like I'm late or I don't have the energy to. So kabhi kabhi is what this means. Somewhat kuch kuch. He is somewhat like his father. वह कुछ कुछ अपने फादर जैसा है. The last one is somewhere. किसी जगह. वेयर से तो वैसे पता चला जगह की बात होती है. शी लिव समवेयर इन द सिटी. वह शहर में कहीं रहती है. भाई कंगना रनौत मुंबई में कहाँ रहती है? वो मुंबई शहर में कहीं पर रहती है. अभी मुझे पता नहीं कहाँ पर रहती है. इन ऑल ऑफ दिस इफ somebody and someone both are used for, कोई व्यक्ति के लिए ही दोनों यूज होते हैं, then what is the difference between them? Somebody is used in informal spoken English, verbal English or oral English, and someone is usually used for formal written English. Somebody का जो है हम बडी से पता चला है बडी, how are you? So उससे हम याद कर सकते हैं कि ये जो informal में यूज होता है, and someone जो है formal written English में यूज होता है whenever there is a formal occasion, whether you are writing an application or letter to a formal senior, and when you are talking like to your friend or in an informal manner and writing an informal letter, that's when you can use somebody. Both are used interchangeably and no difference in meaning. If we interchange these two, somebody help me please or someone help me please, both mean the same. अगर दोनों को चेंज कर दे आपस में तो दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड द सेम गोज फॉर anybody and anyone. anybody और anyone में भी सेम चीज है.
Now a few words that are formed by any, I will explain them. I hope that you have complete clarity regarding some, and I will give you the complete clarity regarding any as well. In the exact same way, there is any. Any also used as an adjective. Any भी विशेषण की तरह इस्तेमाल होता है. Can you pick up any arrows from that quiver? Any arrow. Any here is used as an adjective and arrow is a noun. And quiver वो होता है जिसके अंदर तीरों को रखते हैं. Any is also used as an adverb. Is your mother any better? Better here is a verb, therefore any is used as an adverb. क्या तुम्हारी मदर की हालत कुछ अच्छी हुई या नहीं? We are too tired to go any further. हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और हम अब any further नहीं जा सकते. Here in both the sentences any is used as an adverb. Now any से बनने वाले कुछ शब्द. Anybody, कोई, these three are pronoun and these are adverbs. Anybody, कोई भी. Anybody there, कोई वहां पर है. Anyone का मीनिंग भी कोई भी होता है. Anyone can give you a blessing, कोई भी तुम्हें जो है एक blessing दे सकता है. Anything, कोई चीज या बात. थिंग से ही पता चल रहा है कोई चीज. I don't have anything to offer at the moment. मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं तुम्हें at the moment ऑफर कर सकूं तुम्हारे इस्तेमाल के लिए. Anyhow, किसी भी तरह. He managed to cook a meal anyhow. He must be someone like me who has never cooked in his life. A spoiled kid. He managed to cook a meal anyhow. उसने किसी भी तरह से एक मैनेज कर लिया अपना खाना बनाना. It doesn't matter anyway. किसी ना किसी प्रकार से. ठीक है, इस कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे किसी भी प्रकार से कराओ तुमने. If you brought me a gift and I say that it doesn't matter how you managed to get it anyway, that means किसी भी तरीके से तुम लाए हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. They have never gone anywhere for a trip. Anywhere, किसी जगह, किसी भी जगह. वो आज तक कहीं भी घूमने नहीं गए, किसी भी जगह पर नहीं गए. At any rate, in any case, हर हालात में I will be present at your wedding. No matter what happens, if there is a hurricane or whatever you say, or if there is a flood or tsunami, but I will be present. किसी भी कुछ भी हालात आ जाए, I will be present and I will not miss your wedding. मैं तुम्हारी wedding मिस नहीं करूंगा, हर हालात में पहुंचूंगा. Anybody and somebody में क्या डिफरेंस है भाई? हम anybody भी और somebody भी कोई किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? Now as I've already told you before, any has some negative connotation to it and some have some positive connotation to it. Connotation means a hidden idea or a meaning or a feeling behind something. Anybody, we do not know or we don't care. When we say anybody, we have no idea the person we are talking about. When I say as if I like fell down in a pit and I say anybody help me, I have no idea who am I referring to. Anybody who is passing by can come and help me. Because मुझे नहीं पता है किसकी बात हो रही है, कौन है, कोई भी हो सकता है anybody में. But when I say somebody, we may not know who, but we have some clues and know there is at least one person we are referring. Again, somebody means there is some positivity or there is at least someone we are referring to. We have some idea or some clue. कुछ ना कुछ idea clue मेरे दिमाग में है किसके बारे में बात कर रहा हूँ. When I say somebody. In the same example, if I fell down in a pit and I say somebody help me please, that means a few of my friends must be nearby and I am asking somebody to come and help me. अगर मैं किसी गड्ढे में गिर गया हूँ और मैं कहता हूँ somebody कोई आके मेरी मदद करो,
तो इसके अंदर क्या माना जाएगा कि मेरे आसपास कुछ दोस्त हैं, 5-10 कुछ भी हो सकते हैं, और उनमें से कोई भी एक हो सकता है पास, मुझे कुछ ना कुछ आइडिया है कि भाई वो होंगे वहां पर, तो मैं somebody का यूज करूंगा। लेकिन जब मैं anybody का यूज कर रहा हूं और मैं गड्ढे में गिर चुका हूं और मैं कह रहा हूं कि anybody help me please, इसका मतलब मैं वहां पर अकेला था, मेरे साथ किसी को नहीं जानता मैं, और कोई भी आसपास आने जाने वाला व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है। एनीबडी में हमें कोई आइडिया नहीं है कौन मेरी आके गड्ढे से निकलने में मदद करेगा, और समबडी में मुझे कुछ आइडिया है कि मेरे कुछ दोस्त तो आसपास हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति, द वन पर्सन दैट आई एम रेफरिंग टू विल कम एंड हेल्प मी। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेम गोज फॉर द रेस्ट। हर चीज में यही चीज यही जो रूल है, यही जो डिफरेंस है दोनों में, यही माना जाएगा। एनी वन और समवन में डिफरेंस, एनी हाउ और सम हाउ में डिफरेंस, सब में यही है। The words that will have some in it will have some positive connotation in it, and the words that have any in it will have some negative connotation in it. So this was some and any. This is usually where people or the students find it most difficult because they almost mean the same. दोनों का मीनिंग कुछ कुछ होता है, और दे कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, दोनों का इंटरचेंजेबल यूज भी अलाउड नहीं है। बट देयरफॉर वी हैव टू डिस्कस दिस इन डिटेल दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सो दैट यू नेवर कंफ्यूज इट अगेन एंड यू नो व्हेन टू यूज इट। सो पुट इट इन अ जिस्ट अगेन, some is used when there is some positivity and any is used when there is some negativity as a general rule. All, another, indefinite pronoun, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, all भी उनमें से एक है, means सब कुछ, इसका मतलब है सब कुछ, used for person or things. For example, all of us love the zoo. When I say all of us here we are persons, therefore we are using all as a pronoun here, and all of the fences act as a barrier to protect the animals. The fences here is a thing, and all of the fences, सभी जो fences हैं, जितने भी fences, सब कुछ जितने भी हैं, they act as a barrier to protect the animals, also to maintain the safety of the visitors. All is also used as an adjective. Now what is an adjective? An adjective adds meaning to a noun or a pronoun. All the young boys. Boys here is a noun and all is here is adding meaning to it, so therefore it is being used as an adjective. All the young boys were imitating the chimpanzee. All of us who went to the zoo and the boys saw the chimpanzee, they started imitating it. Imitating means नकल करना, जैसे कि वो मुंह बना रहा है, ऐसे हाथ उठा रहा है, तो वैसे ही करके दिखाना. All the milk was spilt by the kick of the cow. If you have ever seen milking of a cow, you will observe that they frequently kick and therefore the women usually tie the legs of a cow when they are milking it, especially the hind legs, because that's when a cow kicks. So all the milk here is a noun, and all is adding meaning to it, and all is here is being used as an adjective, not as a pronoun. In the above examples it is being used as an pronoun, सर्वनाम की तरह ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, और इसका यूज एज ए एडजेक्टिव भी होता है. Most means अधिकांश या ज्यादातर, used for number and quantity, संख्या और मात्रा के लिए यूज होता है. Most of the girls are brave in this class. If there are 100 girls, most of them, that means majority of them, around 80, 90, 95 are brave. साहसी लड़कियां हैं हमारी कक्षा के अंदर. Most of the honey collected by the bees got stolen by a bear. एक मधुमक्खी का गुच्छा था, इसके अंदर शहद था, उसका जो मोस्ट पार्ट था वो स्टोलन बाय द बियर एंड अ लिटिल रिमेन फॉर द बीज. Most is also used as an adjective in superlative degree, in which it means अधिकांश या सार्वजनिक, अधिकतम या सर्वाधिक. Most people love comedy.
Most people do love comedy, except for a few sadists. Most people love comedy. Here, most is an is used as an adjective. People here is used as a noun. In the here, most of the girls. When we use of the girls here, most is used as a pronoun. Most is also used as an adverb. Means बहुत अधिक, very much. When we use it as an adverb, it means बहुत अधिक या बहुत very much. A most interesting speech by Dr. APJ Abdul Kalam, our former president of India and also head of the ISRO, Indian Space Research Organization. A most interesting speech. Speech here is a noun, interesting is an adjective, and because interesting is adding meaning to speech, and most here is an adverb because it is adding meaning to an adjective. यहाँ पर स्पीच जो है नाउन है और स्पीच के मीनिंग में जो ऐड कर रहा है वो एडजेक्टिव कहलाता है. इंटरेस्टिंग स्पीच है और मोस्ट जो है इंटरेस्टिंग के भी मीनिंग में ऐड कर रहा है, इसीलिए मोस्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. इनफ एज ए प्रोनाउन मीन्स काफी या पर्याप्त, यूज्ड फॉर क्वांटिटी एंड नंबर, मात्रा और संख्या के लिए यूज होता है. देयर वर इनफ ऑफ द एक्टर्स एट द ऑडिशन. जब ऑडिशन चल रहा था वहां पर इनफ ऑफ द एक्टर्स, इनफ एक्टर्स थे. यहां पर इनफ इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन. इनफ ऑफ द जूट वाज अवेलेबल टू मेक खादी क्लोथ्स. हियर इनफ इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन का जनरल पता कैसे चलेगा कि प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है इनफ का. जब भी ऑफ द का यूज होगा तो एज ए प्रोनाउन यूज होता है इनफ. इनफ इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द सेंस काफी एंड पर्याप्त. Enough hockey team, Indian hockey team scored enough goals to reach the finals. Here the word goals is used as a noun and enough is used as an adjective. So adjective adds meaning to the noun. Here यहाँ पर जो है enough as adjective use हो रहा है. Adjective is also used as an adverb जहाँ पर उसका मतलब होता है बहुत, काफी. She jumped high enough to qualify for the Olympic pole vault. पोल वोल्ट होता है लंबे वाला, उसमें जो जंप करते हैं, फिर लंबे वाला पोल होता है, दूर से बंदा भाग के आता है. Here the word enough is adding meaning to jump and high. Both are verbs and adverb add meanings to another verb or adjective or adverb. यहाँ पर जो है jump और high में meaning के add कर रहा है, इसलिए यहाँ पर as an adverb use हो रहा है. The rice is not boiled enough. Here the word boiled is used as a verb and enough is adding meaning to it. And when a word add meanings to another verb, then it is considered as an adverb. जब कोई वर्ड जो है किसी वर्ब में मीनिंग ऐड करता है तो उससे एज ए एडवर्ब यूज होता है. और यहाँ पर boiled जो है वर्ब है और enough जो है उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है क्या हो गया, एज यूज्ड एज एन एडवर्ब. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन. सफिशिएंसी और उसका मीनिंग जो होता है वहां पर और प्रचुर मात्रा में यूज होता है एज ए नाउन का. आई हैव डन मोर देन इनफ. हियर इट इज अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वर्ड, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज अ नाउन. सो दिस वाज इनफ. अ फ्यू एज अ प्रोनाउन मीन्स कुछ. इट इज यूज्ड फॉर ए नंबर, संख्या के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब कुछ होता है. ए फ्यू ऑफ अस हैज seen the Adi Yogi Shiva statue at Coimbatore, which is in Tamil Nadu, a southern state of India. Very beautiful. But here the word a few, kuch जो है, it is also a positive word, is used as a pronoun. Gautama was a man of few words. Now this few is also used as an adjective. Here it is being used as a pronoun, but as an adjective. Few words. Words here is a noun and adjective is adding meaning to that noun. गौतमा जो है कम बोलते थे लेकिन सही बोलते थे, इसीलिए उनको जाना जाता है. much is used, much means बहुत, when it is used as a pronoun and it is used to represent quantity, मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करा जाता है. much of what PM said was true. PM said a lot of stuff, but the most of it or the much of it, मात्रा में जितना भी ज़्यादा है, you cannot count it 1 2 3, न्यूमेरिकल नहीं है, तो यहाँ पर एज ए मच का यूज एज ए प्रोनाउन हो रहा है. मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज एट द UN कन्वेंशन.
Here much is used as also used as a noun. ठीक है, much depend on what he says at the UN convention. UN convention के अंदर जो कुछ भी वो कहेगा उसी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. I do not know much about astronomy. मुझे एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज़्यादा नहीं पता. यहाँ पर much is used as an adverb क्योंकि no में के मीनिंग में ऐड करता है. I don't know much. No here is a verb and it is adding meaning to the verb, therefore it is an adverb. Much food is consumed as nutrition through the midday meal scheme by the kids in India, especially in government schools. There is a midday meal scheme which provide nutritious food to the underprivileged children and it helps them keep their nutrition level upright. Here the word food is used as a noun and much is adding meaning to that noun word, therefore much is used as an adjective here. So these were the uses of much. Much is used as a pronoun, noun, adverb and adjective. So these were the uses. And if at the moment you are not aware what is a noun, pronoun, adverb or adjective, I have already introduced a introductory video about parts of speech, so you can see their gistful meaning there. A little means thoda या छोटा. It is used for quantity, matra, not for numerical purposes. A little was said about the renewable energy at the UN Climate Convention. At the UN Climate Convention, they talked a little. उन्होंने वहाँ पर जो है UN Convention के अंदर थोड़ी ही बात करी, ज़्यादा नहीं करी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में. दे टॉक्ड अबाउट अदर सिक्योरिटी थिंग्स बट लेस अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी. ए लिटिल ड्वार्फ मैन, हियर इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन. ए लिटिल ड्वार्फ मैन वाज a little dwarf man achieved unprecedented big things. Here the word a little is used as an adjective because it is adding meaning to a noun which is dwarf. here dwarf होता है वो बोना आदमी. छोटे से आदमी ने बड़ी चीजें कर कर दिखा दी जो आज से पहले, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो आज से पहले कभी नहीं हुई. मैनी अनेक और बहुत का मीनिंग रखता है और नंबर संख्या के लिए यूज होता है. मैनी ऑफ द इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक्स. बहुत सारे जो है अनेक और बहुत जितने हैं ओलंपिक में जो इंडियन एथलीट्स हैं उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया. इंडिया सेलिब्रेट्स मैनी फेस्टिवल्स. इंडिया के अंदर इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इसमें जो मैनी है यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हो रहा है क्योंकि नाउन के मीनिंग में ऐड कर रहा है एंड यहाँ पे मैनी एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है. नन कोई भी नहीं. नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, किसी को भी इंक्लूड नहीं कर रहे. नाउ वी आर नॉट कंसीडरिंग एनीवन. None of the kangaroos were brave enough to cross the road. In Australia, you will frequently see kangaroos crossing the road. I haven't been to Australia personally, but that's what I've seen on Discovery Channel. None kangaroos सड़क के कोने पर खड़े हैं और उनमें से कोई भी नहीं इतनी हिम्मत जुटा पा रहा कि वो सड़क पार कर ले. वन संख्या में एक. One of the girls scored the highest number of goals in a match of football. Girls football match. One of the girls, उनमें से किसी एक ने, संख्या में एक ने सबसे ज्यादा number of goals score किए. The last indefinite pronoun I am going to teach is both. It is the last but not the least. बोथ का मीनिंग होता है दोनों. जब हम दोनों व्यक्ति या वस्तुओं की बात करते हैं. यूज्ड फॉर नंबर, संख्या के लिए यूज होता है. बोथ ऑफ अस वेंट टू द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विच इज इन दिल्ली. हियर द वर्ड दोनों, हम दोनों जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में घूमने गए. बोथ बुल्स डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द हेड टू हेड टसल. जो दोनों, हियर द वर्ड बोथ इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. इन द अबव इट वाज यूज्ड एज अ प्रोनाउन. Here the word both is used as an adjective. दोनों जो सांड हैं उन्होंने आपस में हेड टू हेड टसल को कॉल ऑफ करने का डिसाइड किया. कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल, खत्म कर देना. कॉल ऑफ इज ए प्रोवर्ब. कॉल ऑफ क्या है? एक वाक्यांश है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है. सो दिस वाज इंडेफिनिट प्रोनाउन.
Now we'll move on to the next kind of pronoun. The next kind of pronoun is relative pronoun. Relative pronoun को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम. As the word itself describe the kind of pronoun, रिलेशन और संबंध बताता है. नाम से बचा संबंधवाचक सर्वनाम जो कि संबंध बताए, रिलेशन बताए. नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. A relative pronoun tells you the connection between two noun or noun equivalents, or it works to join two sentences together. It is also called connective pronouns or conjunctions. Now we all know conjunctions are used to join two words or sentences together. अब हम सबको पता है conjunction का क्या यूज होता है, वो जो है दो वर्ड और शब्द को जोड़ने के काम आते हैं. So this the relative pronoun also works like that. Now, relative pronouns include who, which, that, as, but, what, and the Hindi meaning that is given by these sentences, जो, जिसे, जिसका, जिनको, जिसका. Now I will explain these examples. I will explain this with the help of examples. These are the examples that we use. The case who, whom, whose, which, of which or whose. These are relative pronouns which we use to show relation. So I'm gonna explain this, where they are used, how they are used, and how we can utilize them as relative pronoun. इन जो who, whom, whose जो इनका यूज है वो relative pronoun में संबंध दिखाने के लिए कैसे होता है. Because these are also used to ask a question. क्वेश्चन पूछने के लिए भी काम आते हैं, बट यहाँ पर संबंध दिखाने के लिए काम आ रहे हैं. तो कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन में इनका ये इस्तेमाल होता है वो अभी हम इन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. Who is used as in nominative case. Nominative case is subjective case. जब who का एज ए सब्जेक्ट यूज हो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, लेकिन मेल एंड फीमेल सेक्स को डिनोट करने के लिए हो तो हु का यूज होगा, और न्यूट्रल जेंडर को डिनोट करने के लिए होगा तो विच का यूज होगा. मेल फीमेल तो आपको पता है. न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिनका कोई मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड, दिस मार्कर, दिस इज नॉट मेल और फीमेल. ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हम whom का यूज करते हैं और न्यूट्रल जेंडर के अंदर which का यूज करते हैं. पोजेसिव केस में जब आपको निजवाचक सर्वनाम का अपना पोजेशन दिखाना हो किसी चीज के ऊपर तो आप whose का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर न्यूट्रल जेंडर के अंदर दिखाना है तो of which का इस्तेमाल भी हो सकता है. ऑल्दो whose यूज इज ऑल्सो राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय who does the highest high jump. Here the who is used in nominative case as a subject and it is showing the relation और connection. दो सेंटेंस इनके बीच में कनेक्शन दिखा रहा है कि ये वही लड़का है जो सबसे ऊंची जंप मारता है. The boy who does the highest jump and this is the boy. ये वही है, उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच संबंध दिखा रहा है. हाईएस्ट जंप मारने वाला लड़का कौन, यही है. तो ये क्या हो गया, इनके बीच में संबंध दिखा दिया, कनेक्शन दिखा दिया. सो दिस हियर द वर्ड हु इज यूज्ड एज एन रिलेटिव प्रोनाउन. दिस इज द एक्ट्रेस whom everybody knows. यह वही एक्ट्रेस है जिनको हर कोई जानता है. तो यहां पर whom का एज ए क्या सब ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है. everybody knows her. तो यहां पर जो whom वर्ड है उसको ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द टीचर whose teaching technique is unique. यह वही टीचर है जिसकी टीचिंग टेक्निक सबसे अलग है, यूनिक है. तो यहाँ पर जो वर्ड whose है ये पोजेसिव शो करने के लिए दिखा रहा है कि टीचर की टेक्निक, मतलब मेरी टेक्निक, वो मेरा पोजेशन शो हो गया, उसके ऊपर ओनरशिप आ गई कि उस बंदे की टेक्निक है ये, उस टीचर की टेक्निक है ये. यहाँ पर whose जो है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन संबंध दिखाने के लिए यूज हो रहा है. दिस इज द कूल बाइसिकल विच बिलोंग्स टू माई नेफ्यू. जो साइकिल मेरे नेफ्यू के पास है वो कूल है. इन दोनों के बीच में संबंध यहाँ पर ये दिखा रहा है. नाउ द साइकिल इज ए नॉन लिविंग थिंग, सो इट कम्स इन न्यूट्रल जेंडर, देयरफॉर वी हैव यूज्ड which, and here which is used as a subject. which belongs, यहाँ पर which का जो है as a subject यूज हुआ है. The tree house which my father built was grand. जो मेरे पिताजी ने ट्री हाउस बनाया था वो बहुत ही बड़ा था.
यहाँ पर विच का एज ए ऑब्जेक्ट यूज, और माई फादर बिल्ट विच हाउस, तो यहाँ पर ऐसे विच का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ए ट्राइंगल ऑफ विच और हुज 3 sides आर इक्वल इज called an equilateral triangle. Here the word of which or whose used as a possessive noun for neuter gender. Triangle जो shape है is a न्यूटर जेंडर के अंदर मेल और फीमेल तो वो होती नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे whose या of which का यूज करेंगे, दोनों ही यहाँ पर सही मानी जाएगी। एंड दिस इज शोइंग द रिलेशन, संबंध दिखाने के लिए ऐसे who, whom, whose, of which का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। Now I'll explain to you the use of that. The next one is the use of that or of which or whose in relative pronoun. नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस में that को ही यूज करते हैं, और मैस्कुलिन, फेमिनिन और थिंग्स, न्यूटर जेंडर सबके लिए यही यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी that का यूज करते हैं, लेकिन जब भी पोजेसिव और जेनेटिव केस होता है ऑफ विच या whose का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही दैट इज कंटेंट इज रिच, वह जो कि संतुष्ट है, खुश है, वो ही अमीर है। ही दैट इज कंटेंट, वह जो कि कंटेंट है, जो संबंध बता रहा है कि जो बंदा कंटेंट है उसकी बात हो रही है और संबंध बता रहा है, और यहाँ पे दैट का एज ए सब्जेक्ट यूज, दैट इज कंटेंट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है वो ले लो, यहाँ पे दैट का एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ऑब्जेक्टिव केस में भी दैट का यूज होगा। एंड कनेक्शन शो कर रहा है, संबंध बता रहा है कि तुम कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद आए। द गर्ल ऑफ विच और हुज रिकॉर्ड इज गुड इज माई क्लासमेट, जिस लड़की का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वह लड़की मेरी क्लासमेट है। एक तो लड़की का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और ऊपर से कनेक्शन, रिलेशन क्या, संबंध क्या दिखा रहा है कि वह मेरी क्लासमेट है, तो उसको यूज कर, उस संबंध को शो करने के लिए वी हैव यूज्ड पोजेसिव केस और जेनेटिव केस relative pronoun which is of which. This is the girl of which record is good is my classmate. So this was it. There is a additional note. Preposition के बाद whom और which का यूज होता है in general. जब भी कभी भी एक दिस इज काइंड ऑफ अ रूल, जब भी कभी प्रीपोजिशन आए तो उसके बाद हम which, whom या which का ही यूज करते हैं। He is the guru with whom I went for a trip. ये वही गुरु है जिसके साथ मैं ट्रिप पर गया। If I use this is the guru with who I went for a trip, since this is the guru we are talking about, I could use who here, क्योंकि यहाँ पर मैं गुरु एक इंसान की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर who का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट वो एकदम गलत होगा, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद whom का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का माना जाता है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। दिस इज द होटल इन विच आई स्टेड। यू कैन नॉट रिप्लेस हियर विच, यू कैन नॉट रिप्लेस द विच विद दैट और हु और वट एवर। जब भी प्रीपोजिशन का यूज होगा whom या विच का यूज होगा। whom लिविंग के लिए और विच नॉन लिविंग के लिए। So this was just a frisky note. Another note, which का प्रयोग एनिमल्स एंड न्यूटर जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम को दिखाने के लिए हम विच का जब भी यूज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको एनिमल या न्यूटर जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। न्यूटर जेंडर अगेन निर्जीव वस्तुओं को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, दिस वॉच, ऑल ऑफ दिस आर न्यूटर जेंडर। दे आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना मैस्कुलिन है ना ही फेमिनिन है। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स विच इज ब्लैक इज माइन। जो हॉर्स, जो काला घोड़ा है वो मेरा है, तो यहाँ पर एनिमल के लिए यूज हुआ है। द जिम इक्विपमेंट विच आई बॉट इज रेड, और यहाँ पर जिम इक्विपमेंट विच इज अ नॉन लिविंग और न्यूटर निर्जीव वस्तु है, उसके लिए हमने विच का यूज करा है। एंड दे आर बोथ यूज हियर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रिलेशन बता रहे हैं। वह घोड़ा जो काला है वो मेरा है, तो मेरे से उसका रिलेशन बताया। द जिम इक्विपमेंट, जो कि जिम इक्विपमेंट है वो उसका रंग कैसा है, लाल है, तो उन दोनों लाल रंग और जिम इक्विपमेंट के बीच में
रिलेशन संबंध बताया है, तो इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन का एज ए यूज हम करते हैं। अनदर नोट, द सेम के बाद दैट का यूज कब करते हैं और द सेम के बाद एज, इन दोनों का यूज होता है। कब कब कैसे होता है, यू हैव टू नो द डिफरेंस। वर्ब स्पष्ट रहने पर, जब भी जो मेन वर्ब और हेल्पिंग और जो भी हम यूज कर रहे हैं, व्हेनेवर दैट इज स्पष्ट और क्लियर, दैट्स व्हेन वी यूज द सेम प्लस नाउन, देन वी यूज दैट। व्हेनेवर द वर्ब इज अनक्लियर, वी यूज द सेम के बाद एज। जब भी वर्ब स्पष्ट होगी तो हम दैट का यूज करेंगे द सेम के बाद, और जब भी वर्ब अस्पष्ट होगी तो हम वर्ब द सेम के बाद एज का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द सेम गर्ल दैट हेल्प्ड मी। द सेम के बाद यहां पर दैट का इस्तेमाल क्यों है? हेल्प किसी को करना इज अ क्लियर स्पष्ट वर्ब, दैट आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो यहां पर दैट का यूज हुआ है। दिस इज द सेम हेलमेट एज माइन, हियर वी हैव यूज्ड एज बिकॉज वर्ब जो है स्पष्ट नहीं है। इज जो है यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, और दिस इज ओनली डिस्क्राइबिंग दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट, कंटिन्यूअस सेंटेंस। ये सिर्फ हमें बता रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है और कंटिन्यूअस में बात हो रही है, तो अस्पष्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर एज का यूज करा है। यूज ऑफ बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का जब हम बट का यूज हम जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? जो नहीं का मीनिंग देता है हु, नॉट, और जिसने नहीं विच नॉट का मीनिंग जो है हमें बट देता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ रामायणा। हियर द वर्ड बट मीन्स हु डज नॉट नो। ठीक, एक छोटा सा वर्ड बट हमने यूज करके बस इतना बता दिया कि ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसको रामायण की स्टोरी ना पता हो। हु डज नॉट नो द स्टोरी ऑफ रामायणा। देयर वॉज नथिंग बट वॉज ब्रेकेबल। Now you see how simple the sentence is. There was nothing but was breakable. Just by using this word but, how much we are avoiding this, which was not breakable. Which and not and was, these are not used just by the use of but. बट का इस्तेमाल होने से हमें इतना पता चल जाता है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको हम तोड़ ना सकें। There was no one but saw me. वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे ना देखा हो। Who did not see me. So the word but is conveying that meaning. क्या मीनिंग दे रहा है? Who, not और which not का मीनिंग दे रहा है। There was no one there who did not see me. Who and not, जिसने मुझको ना देखा हो। But was breakable, ऐसा कुछ नहीं था जिसको तोड़ा ना जा सके। Which not, और जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसका यूज मीनिंग दे रहा है बट। हियर द बट इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है कि ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है जिसको रामायण ना पता हो। रामायण जिसको ना पता हो और ऐसा एक भी हिंदू नहीं है, उसका रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पर हमें बट। प्रोनाउंस आर हु एवर, जो भी, इसको हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। हु सो एवर, जो कोई भी। जहां पर भी सो आ जाए ना, वहां पर क्या होगा, बस जिसमें जो भी है उसमें कोई लग जाएगा, जो कोई भी। विच एवर, जो भी, विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स और न्यूट्रल जेंडर, विच इज नाइदर फेयर नोर मेल नोर फीमेल, नाइदर मेल नोर फीमेल। विच सो एवर, जो कोई भी। वट एवर, जो भी, वट एवर इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल जेंडर और पर्सन्स, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। वट एवर, जो कुछ भी। हुम सो एवर, जो भी, और हुम एवर, जो भी। हुम सो एवर, जो कोई भी। इसमें सो में और इनमें दे आर बोथ यूज इंटरचेंजेबल, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस कोई भी लग जाता है उसमें, बस कोई या कुछ भी लग जाता है जिसमें सो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, whoever comes late will do 10 squats. जो भी लेट आएगा वो 10 squats करेगा। और यहां पे मैं अगर whosoever का यूज भी कर दूं ना, whosoever comes late will do 10 squats, even that is right. जो कोई भी लेट आएगा, so they can be used interchangeably, the meaning will not distort, they both mean the same and they are right. Whosoever wants to have the front seat needs to book online immediately. जिस किसी को भी फ्रंट सीट चाहिए उनको अभी
तुरंत ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। एंड दीज आर ऑल रिलेटिव प्रोनाउंस, ये सब जो है संबंध शो कर रहे हैं। संबंध कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है, कि जो कोई भी लेट आएगा, जो भी बंदा लेट आएगा उसको 10 पुशअप्स करनी पड़ेंगी। वो 10 पुशअप्स जिसको करनी पड़ेंगी और जो भी लेट आएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो आया है वही है रिलेटिव प्रोनाउन, वही जो इन दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है कि जो लड़का लेट होगा वही पुशअप करेगा। लेट और पुशअप करने वाले लड़के के बीच में संबंध जिसने दिखाया है वही है रिलेटिव प्रोनाउन। वी कैन गो टू गुरुद्वारा बंगला साहिब ऑन ट्यूसडे और फ्राइडे विच एवर यू प्रेफर। हम जो है गुरुद्वारा बंगला साहिब जा सकते हैं, ट्यूसडे को भी जा सकते हैं, फ्राइडे को भी जा सकते हैं। इनमें से जो भी आपको सही लगे, प्रेफरेंस हो जिसकी आपकी, बता दीजिए, जाएंगे। बंगला साहिब तो वैसे भी इतना अच्छा है, इतना मन लगता है वहां पर जाकर। वट एवर ही इज पेइंग यू आई विल डबल। जो भी तुम्हारा पेमेंट दे रहा है वो उसको मैं डबल कर दूंगा। ही विल रिकमेंड whom ever you suggest। वो रिकमेंड कर देगा जिसको भी तुम सजेस्ट करोगे, तुम्हें अपनी तरफ से सजेशन देना पड़ेगा। ही विल टीम अप विद whom ever you suggest। वो टीम अप कर लेगा, पार्टनर बन जाएगा उसका जिसको भी तुम सजेस्ट करोगे। Whoever means the same as whosoever. As I've already said before, they can be used interchangeably and they mean the same, not exactly the same. There is a minor difference कि whoever का मतलब होता है जो भी, और whosoever का मतलब जो कोई भी। Whoever comes late will do 10 squats। जो भी आएगा उसको 10, जो भी लेट आएगा ना उसको 10 squats करने पड़ेंगे। और whosoever comes late will have to do 10 squats। जो कोई भी लेट आएगा उसको 10 squats करने पड़ेंगे। So they're both right in this situation. So this was compound relative pronoun. Now I'll move on to interrogative pronouns. Now the next one is interrogative pronouns because they are generally confused. Who, which, these are also interrogative questions. When you use interrogative sentence, we use who, what, एंड यहाँ पर हमने भी देखा कि whosoever और who, which और what का यूज जो है हम रिलेटिव रिलेशन शो करने के लिए सेंटेंस के मिडल या स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, बट जो है इनका इंटेरोगेटिव यूज भी होता है। सो द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एज द वर्ड इटसेल्फ सेज इंटेरोगेटिव विच इंटेरोगेट्स, जो प्रश्न पूछने का काम करता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, whom, who, whom, whose, which and what, these are all used to ask a question। प्रश्न पूछने के काम आते हैं ये सब। Who is used as a subject, whom is used as an object and whose is used to show possession or ownership over something। who का सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, whom का ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, कर्म की तरह, और whose का संबंध और पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। who जो है सब्जेक्ट का पता बताता है कि who इज द सब्जेक्ट, who से हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। who इज द एक्ट्रेस इन द मूवी, who इज द एक्ट्रेस इन द मूवी इज, और जो एक्ट्रेस है सब कॉम्प्लीमेंट है और who यहाँ पर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल भाई एक्ट्रेस कौन है मूवी के अंदर, और हम सब्जेक्ट को यहाँ पर किसी और वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगना रनौत इज द एक्ट्रेस इन द मूवी। तो हमें हु से क्या पता चला, कौन, सब्जेक्ट का पता चलता है। whom से ऑब्जेक्ट का पता चलता है, whom has she played in the movie, उसने मूवी के अंदर कौन सा किरदार निभाया है। she has played whom in the movie, तो यहां पर जो है she जो है सब्जेक्ट है और whom जो है ऑब्जेक्ट है, और किसका किरदार और whom को हम जो है जो उसने करा है, जो उनका रोल प्ले करा है, उससे हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल she has played the role of लक्ष्मीबाई in the movie। जैसे यहां पर हम who हटाकर सब्जेक्ट कंगना रनौत को लगा सकते थे, ऐसे ही हम यहां पर whom हटाकर उसका जो कैरेक्टर जो उसने प्ले करा है वो भी लगा सकते हैं। अगर हमें यहां से हु हटा दूं, कंगना रनौत इज द एक्ट्रेस इन द मूवी, तो वो सही होगा। और मैं यहां से हु हटा दूं, शी हैज प्लेड द रोल ऑफ लक्ष्मीबाई इन द मूवी, तो हुम से हमें किस चीज का पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। हुज से मालिक का पता चलता है, हु इज द ओनर, और हु इज
or who is possessing something. Who is that vanity? Whose is that vanity van? वह vanity van किसकी है? जो vanity van वहां पर खड़ी है वो किसकी है? That vanity van belongs to कंगना रनौत. जो vanity van खड़ी है वो कंगना रनौत की है. और जब भी इनका जो है एज ए एडजेक्टिव और इन अदर चीजों में भी यूज होता है, हु, हुम, हुज और विच का अदर यूजेस भी होते हैं. तो कैसे पता चले कि मतलब यहां पर स्पेसिफिकली इनका जो है एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी नो दैट हियर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ प्रोनाउन? व्हेन, जब भी ऐसे पता चलेगा जब भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा हो और ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा हो, तभी हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पर ऐसे प्रोनाउन यूज हुए हैं. जैसे हु इज द एक्ट्रेस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, हु हैज और हुज इज, यहाँ पे हु, हुम और हुज का एज ए क्या यूज हुआ है? एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है. सर्वनाम की तरह हमने इसको इस्तेमाल करा है. Whenever there are many things in front of us or lying in front of us and we have to choose or select, that's when we use which. Which is your yoga mat? For let's imagine there are many yoga mats lying around here and you have to choose one. Then which one will you choose? That's when you use which. Here which is used as a subject. We can also replace this word, that the black one. I can say the black one is my yoga mat. So here it is used as a subject. Which of these cakes do you like most? You like the chocolate cake most. Here you is a subject, like is a verb, and the which one? The chocolate cake is most. What is also, what in Hindi is called kya? What is also used as a subject and object? It is used to find out what is the subject and the object. What is your profession? Here I can replace teaching is my profession. So it is telling you what? It's finding out. I'm asking you a question, what is your profession? Let's say you tell me you are a teacher, then teaching is your profession. So I found out the subject here. What is the subject? Teaching. What have you bought today? You bought, you is a subject, bought is a verb. What today? You bought what today? Let's say you bought a shuttle. You bought a shuttle today. So I found out what you bought today. Now there is a note here. Which, what, whose are also used as interrogative adjectives. Focus on the adjectives. Up until this point we have learned that who, which, whose and what are used as pronouns, but they are also used as adjectives. Now what is the difference? How will you find out that it is being used as a pronoun or a noun or an adjective? How will you differentiate? Well, the major difference is that I will tell you is whenever we use a pronoun, we use subject plus helping verb. We use what? Subject plus helping verb to know that it's a pronoun. Which is, what is your profession? His is, what have you? These are all helping verbs. So whenever we use subject plus helping verb, it is being used as a pronoun. But whenever we use subject plus noun, no, not subject, here the word is adjective. So adjective is used to qualify or add meaning to something, na? So it is always adding meaning to a noun. After an adjective there is always a noun. It is always followed by a noun. Which lunchbox is yours? Here the which is used as a subject, and is an adjective. Lunch box is a noun. It is a name of a certain thing, therefore it is a noun. What games is here is a noun. Whose skateboard? A skateboard is a thing, is the name of a thing, therefore it is also being used here as a noun. So whose skateboard is that?
That's how you know. So this was it. That's how you found out the meaning. So this was the difference of adjective. A lot of the words that we use are also used as adjectives, but the only difference is that an adjective is always followed by a noun, because it is adding meaning to a noun. And whenever we use pronouns, it is predominantly followed by a helping verb or a verb. That's how you know it's a pronoun. So we have reached the end of pronoun. This is the last kind of pronoun, which is exclamatory pronoun. In Hindi it's called Vismayadi Sarvanam, and it entails only one kind, which is what? So it expresses a sense of surprise, a heightened sense of emotion, or when there is strong emotion expressed by someone or by you. For example, what? You don't know Krishna? Well, Krishna is a Hindu god, well renowned by everybody in the Hindu religions, and especially in India. So therefore, if you are an Indian and if you don't know about Krishna, it will definitely cause a sense of surprise. So to show that surprise or strong emotion or shock, we use what? What? You don't know Krishna? So this was exclamatory pronoun, and this is the end of pronoun. I have tried to explain every single kind of pronoun. It was just an introduction. I didn't get too much into detail, which I think I will follow later. So this is goodbye, and I'm gonna give you a quote in the end, which is, there is only one success in life, which is if you are able to live your life the way you want it. It was said by Mark Zuckerberg, and it kind of hit me, so I am kind of giving it to you. So see you next time.